Aren't you wearing your little black dress the last time you promised me that you'll be wearing it? You don't know I'm very hot tempered also. एक तान लगा दी तो सबने वाह वाह कह दी, तुमको लग रहा है तुमको गवैया हो गई हो। करण औजला, हनी सिंह सुना है आपने? एक लड़का आता है, ये मेरा माइक है, मैं इसके पीछे खड़ी हूँ, वो सामने आके और जबरदस्त नागिन डांस शुरू करता है। अब के सावन ऐसे बरसे, बह जाए रंग मेरी चुनर से, भीगे तन मन जिया न तर से, जम के बरसे जरा। उसको मैंने कॉलर से पीछे से पकड़ा और धकेला उधर। यार ये पहले ही सोच गई थी इंटिमिडेट करेंगी। That when I saw na, I said, Shubha Mudgal, you should not be in the video. That's it. दिस इज द इंडियन फोक प्रोजेक्ट। मेरा नाम छोड़िए, मेरे नाम में क्या रखा है। कैसी हैं आप? जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही हूँ। बड़ी खुश मिजाज। काफी इंतजार आपने कराया। आई रिपीट माई क्वेश्चन अगेन, क्यों? ऐसे ही चले आए तो फिर क्या पता चलेगा आपको। आप एक बार बुलाए और हम कहें हाँ कल आ जाते हैं, तो थोड़ा सा नखरा तो चलता है। शुभा जी इन द हाउस। हम बहुत ऑनर्ड फील कर रहे हैं। शुभा जी, why aren't you wearing your little black dress the last time you promised me that you'll be wearing it? I just got tired of black, and I just thought maybe a neon pink might do. But I said, no, that's also sort of just done too much. Yeah. So I came out with this khadi. It's looking really beautiful. Thank you so much. You're looking very hot. Oh, hot. You don't know I'm very hot tempered also. I'll talk about that as well. But genuinely, बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इस शो पे हमें आपको देखने का बड़ा मन था। और a lot of our teammates, the first time we met when सार्थक भाई introduced us. हाँ जी, जब आप किताब का विमोचन करने आई थी। हाँ जी जी जी। सो आपने तब से प्रॉमिस की। ये सार्थक कितने बरस हो गए इस बात को? बहुत हुए। तकरीबन 2 करोड़ साल पहले की बात। जो क्लासिकल लोग होते हैं ना, वो सब कुछ विलंबित ख्याल पहले आता है, फिर द्रुत ख्याल आता है, तो पहले स्लो एंड स्टेडी अपना चलता है मामला, आलाप वगैरह, इसलिए। ये बहुत बढ़िया रहा, ये अच्छा है। मैं इससे शुरू करना चाहता हूँ कि the 90s were a very different era as far as the music was concerned, and the one lady that took all our attention started with Ab Ke Sawan and Man Ke Manjeere. Then 90s के बाद suddenly एक pause सा आ गया independent music में, and you were one of the flag bearers of that. क्या हुआ, क्या उस झंडे का क्या हुआ? Actually, I don't know whether I can give you like a complete answer to that, because एक तरह से मैं उस फील्ड में इंसाइडर नहीं हूँ, आउटसाइडर ही थी। और एक्चुअली 95-96 में मैंने सबसे पहले क्लासिकल के अतिरिक्त कुछ रिकॉर्ड किया। मतलब भजन वगैरह तो रिकॉर्ड करती थी, या जैसे थोड़ा सा कुछ काम किया था मैंने विद लेट्स से डांसर्स एटसेट्रा, बट आई नेवर रियली संग पॉपुलर म्यूजिक। तो 95 में मुझे जवाहर वातल ने कहा कि मैं अली मोरे अंगना करूं, एंड दैट वाज रिलीज्ड इन 96. Interestingly, because you asked me and you did me the favor of saying that I would really know what happened to all of that entire independent music, non-film music field. तो मुझे जवाहर वातल ने कहा था कि आप हमारे स्टूडियो आइए, और ये कुछ गाने मैं बना रहा हूँ जिनमें कुछ राग के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वी वोंट हैव द रेगुलर अकम्पनीमेंट, वी विल ओनली हैव ड्रम्स एंड सिंथेसाइजर्स एटसेट्रा, गिटार्स एटसेट्रा। तो एक गाना ट्राई करते हैं, अगर आपको ठीक लगा तो फिर वील गो अहेड। तो वो अली मोरे अंगना टाइटल ट्रैक हुआ था। ना मेरे पास कोई बैंड था, रेगुलर बैंड जिसके साथ मैं काम करती थी। सारे म्यूजिशियंस ज़्यादा से ज़्यादा बॉम्बे से आए थे, जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। उनको जवाहर ने बुलाया था अपने स्टूडियो में, एंड दे डब्ड एंड वेंट अवे। तो ना मेरे पास बैंड था। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई एल्बम निकलती है तो फिर एक टूर होता है, प्रमोशनल टूर कौन करेगा, क्योंकि एक मैं ही थी जो दिल्ली में यहाँ थी, बाकी सब तो सेशंस बजा के चले गए थे, और ना ही मेरा कोई बैंड था। तो देयर वाज नो काइंड ऑफ प्रमोशन। आई थिंक एट बेस्ट जवाहर फेल्ट के मैं कुछ इंटरेस्टिंग काम करूँगी,
और उन्होंने ही टुक द रिस्क. I think it was one of his biggest risks because he was working with very big stars at the time, whether it was Daler Mehndi or it was Baba Sehgal. All of these were big names. मैं तो इस दुनिया की थी ही नहीं. तो मुझे तो बहुत चैलेंजिंग लगा और बहुत बैफलिंग भी लगा, फ्रैंकली, कि जब काम हो गया. आपको पता है कि मुझे अली मोरे अंगना लॉन्च हो गया ये कैसे पता चला? एक दिन मैं किसी काम से स्टूडियो गई और जवाहर ने कहा कि मैं ऑफिस में हूँ, आप ख़त्म कर लीजिएगा तो मिलते हैं. वहाँ पहुँची तो जवाहर अपने टेबल पे बैठे हुए थे. उनके पीछे अली मोरे अंगना नाम का एक कैसेट लगा हुआ था, जिसमें ना तो मेरी पिक्चर थी, शुभा मुद्गल कहीं लिखा हुआ था, लेकिन एक लेडी का स्केच था जो मतलब पीले से कुछ कपड़ों में थी और उसकी चुन्नी उड़ रही थी. अब वो हाथ उसके ऐसे ऊपर थे, तो अब वो धोए हुए कपड़े लटकाने के लिए ऊपर थे या वो वजद में आकर वो घूम रही थी, कुछ पता नहीं. I did not know that the album has been launched. Nobody asked me, nobody told me. तो इस किस्म की भी कभी एक रवैया था उस ज़माने में, at least for people who were not the big stars and insiders. और मुझे लगता है कि एक जो चीज़ हुई, I don't know if you will agree with me, but उस ज़माने में म्यूज़िक चैनल्स like चैनल V and MTV and all, तो उन पे बेशुमार ये बजते थे गाने. और उसके लिए आप केबल वाले को कुछ 300-400 रुपए हर महीने देते थे, या शायद उससे भी कम था. तो कोई क्यों खरीदेगा आपका कैसेट? जब 3-4 बार जो मेन टाइटल ट्रैक है, 3-4 क्या उससे ज़्यादा अगर स्विच कर लें चैनल्स, तो 15 बार सुन सकते हैं आप उसको, तो कोई क्यों खरीदेगा? आई थिंक टू मच स्टोर वाज़ सेट बाय द म्यूज़िक वीडियो and it was all made available, only that one song. So one song would become a hit, the rest of the album would remain unknown, and after a point another album would come and take over. So when you say insider, what do you mean by insider? किसके insider? और कौन सी दुनिया के outsider? जैसे मुझे लगता है कि अब मुझे लगभग क्या मतलब 40 साल से ऊपर हो गए हैं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में काम करते हुए. तो मैं मतलब गाती तो हूँ ही, सिखाती भी हूँ, यंग लोगों के साथ भी काम करती हूँ, मैं श्रोता भी हूँ. तो हर तरह से मुझे कई दशकों का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में. लेकिन जो पॉपुलर म्यूज़िक है उसका मुझे इतना एक्सपीरियंस न तब था और न अब है. एट बेस्ट श्रोता हूँ. कभी-कभी मेरे जो युवा म्यूज़िशियन फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कहते हैं हमने एक ट्रैक बनाया, हमारे साथ गा दीजिए कुछ. And I'm always happy to do that. But I'm not really embedded in that sphere. करण औजला, हनी सिंह सुना है आपने? हाँ, क्यों नहीं? सुनती हैं ऐसे गाने? सब सुनती हूँ. कितनी बार सुनती हूँ ये अलग बात है. जो अच्छा लगता है उसे बार-बार सुनती हूँ. जो ना अच्छा लगे उसे एक बार सुन के, या कभी-कभी ये भी लगता है कि हम इतना लोगों ने मेहनत की है, एक बार सुन के हम रिजेक्ट क्यों करें? एक बार और सुन लें, कुछ तो होगा तो 3 बार के बाद रिजेक्ट करेंगे? हाँ, बस. सही चल रहा है फिर. शुरुआत से शुरू करते हैं. फिर मतलब हमने बीच में से कहानी पकड़ ली. वो एक गाना था इलाहाबाद में पैदा हुई मैं. वहाँ से शुरू करते हैं. मैं पैदा तो हुई हाँ इलाहाबाद में. शुरुआत में जैसे आजकल के ज़माने में तो नेम ड्रॉपिंग बहुत होता है. You know, I was sitting with this person so and I was just having a chat. तो आपकी तो ज़िंदगी में एक्चुअल नेम ड्रॉपिंग शुरुआत से ही रही है. सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी, कुमार गंधर्व, ऐसे बड़े-बड़े लेजेंड्स के साथ जब आप ज़िंदगी जी रहे होते हो तो आपको पता होता है ओह ये लेजेंड्स हैं. हाँ और ना, क्योंकि मैं जब इन लोगों से मिली थी तो बहुत छोटी थी, नासमझ थी. पता नहीं था कि ये मतलब ये कैसी बड़ी हस्तियाँ हैं. लेकिन ये ज़रूर था कि इर्द-गिर्द जो सब लोग थे, माँ हों, पिताजी हों, नानी हों, दादी हों, उनके रिएक्शन से टू ऑल दीज़ ग्रेट पीपल लगता था कि नहीं भई दिस इज़ समबडी वेरी स्पेशल. और उनके सबका पर्सोना तो एक जैसा नहीं होता है. लेकिन जैसे फिराक साहब हैड अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, बर्निंग आईज़, deep voice, and I think somehow you know that here's somebody who's very special. So even though I was very young, I was a child, I think एहसास तो हो ही जाता है कि एक कोई बहुत सिद्ध व्यक्ति के सामने आप खड़े हैं. एक किस्सा आपको बड़ा मशहूर हुआ था.
आप बताइए मैं किस किस्से की बात करने वाला हूँ? बहुत बेकार किस्से मेरे हैं। आप चलिए हो सकता है कि मैं जो पूछने वाला था उसके अलावा भी कुछ पता चल जाए पर आप वो बताइए आपने क्या सोचा? महादेवी जी वाला। हाँ। माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ महादेवी वर्मा जी इज़ गिल्लू। वो गिलहरी थी, ये कुत्ता था। हाँ। बट शी वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर पेट्स। और जो मैंने किया वो अनफॉरगिवेबल है। लेकिन और मुझे लगता है काश मैं बड़ी होके उनसे एक बार माफ़ी माँग लेती। लेकिन माँ ने जो सुनाई थी, वही काफ़ी था। अरे! हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ? दोहराऊँ? अपने कारनामे, हाँ, अपने दुष्कर्म। मैं चाहता हूँ कि मशहूर व मारूफ होने में थोड़ा-सा एक और 2-3 4 चाँद लग जाएँ। तो बचपन में हमारे यहाँ घर पे हमेशा पेट्स होते थे और ज़्यादातर वी यूज्ड टू हैव कैट्स एंड डॉग्स ऑल लिविंग हैपीली टुगेदर। उनमें से एक गुज़र गया और मैं और मेरी बहन रो-रो के मातम मना रहे थे। उसी वक़्त सुमित्रानंद पंत जी आए मेरे घर और माँ से मिलने आए थे और उन्होंने हमें रोते-धोते देखा। तो बोले कि मेरे घर का नाम बड़ा एम्बैरेसिंग है, एक बार मैं टप्पी कहते हैं, हैं? तो टप्पी। आपको हाँ, तो वो मुझे टप्पू कहते थे। तो टप्पू बेटा तू क्यों रो रही है? इतना क्यों रो रही है? तो बताया गया कि भई ऐसा-ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर बेटा, रो मत। मैं तुझे ना एक महादेवी के घर से एक लाके तुझे एक पपी दूँगा। उसके पास बड़े सुंदर-सुंदर से हैं। और मुझे भी खैर रोना कम हुआ, कुछ हुआ, एक आशा बंधी कि अच्छा ठीक है। लेकिन आई एक्चुअली फॉरगॉट अबाउट इट बिकॉज़ आई थॉट अब उस वक़्त वो आए थे जब ये सब हादसा हुआ चरम था। पे था। तो भूल सी गई। कुछ महीने बाद वो फिर से आए और बोले, "देखा मैंने तुझे प्रॉमिस किया था ना, चल हम एक दिन अब चलेंगे, मैं पूछ लूँ, एक दिन हम चलेंगे मिलने और वहाँ से तेरे लिए एक पपी लाएँगे।" तो दिन और समय, तारीख और समय सब निर्धारित हो गया और हम 3 लोग पहुँचे, माँ और मैं और पंत जी। वहाँ पहुँचे तो बाकायदा पूरा इट्स लाइक साउंडिंग लाइक एन एम्बुश। एंड ऑल आई कुड सी was the mother and the little puppies. I could not hear any conversation. I was fixated on that. And then आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया। तो उन्होंने तब कहा कि आज तो मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, पपीज़ मैं बाद में दूँगी और मैं इमोशनली भी नहीं तैयार हूँ इनसे अलग होने के लिए। शी वाज़न्ट इन्फॉर्म्ड बिफोर। She was, but I think she was uh, too attached and she didn't want to give the puppies right away. And I just could not take the disappointment. So I started crying and shouting, and my mother was trying hard कि जल्दी से हम लोग वहाँ से निकल जाएं। तो उन्होंने कहा चलो बेटा, चलो जल्दी करो, नहीं रोना बंद करो, चलो नमस्ते करो उनको। नहीं करूँगी। क्यों नहीं करोगी? अरे कैसी बदतमीज़ी करी, बहुत खराब है, मुझे ये नहीं दे रही हैं पपी। चिल्लाते हुए लेट गई ज़मीन पे, ड्रमिंग माय हील्स ऑन द फ्लोर एंड माय मदर वाज़ सो एम्बैरेस्ड एंड सो एंग्री। और पंत जी कह रहे हैं, "ना रो बेटा, ना रो, मैं ले आऊँगा तेरे लिए।" बट माय फाइनली आई वेंट होम स्क्रीमिंग एंड किकिंग एंड क्राइंग, बट नॉट विलिंग टू say namaste to Mahadevi ji, behaving like a total brat. And my mother was very angry. She said, "Do you know what you have done? You don't deserve this gift from her." बहुत नाराज थी मम्मी, खूब सुनाया उन्होंने मुझे। खैर डांट वाट खा के अब डिसअपॉइंटमेंट भी झेल लिया। कुछ महीने और चले गए। एक दिन स्कूल से वापस लौटे तो देखा कि लिविंग रूम में महादेवी जी बैठी थी। उनके साथ उनकी एक कंपेनियन रहती थी और एक छोटा सा पपी, samoyed puppy, fluffy, powdered with a lovely ribbon और एक बेबी फूड का कैन बगल में कि भाई इसको इतने बजे ये देना। और मैंने जो पर्दा हटा के उनको देखा ना, तो सट से अंदर कि भाई अब मुँह कैसे दिखाऊँ इनको। कि बाय दैट टाइम इतनी मतलब 6 महीने में इतना वो हो गया था ट्रेनिंग की ये पहले तो मैंने गड़बड़ कर दी, अभी अभी तमीज़ से रहना है। नहीं मतलब थोड़ा तो एहसास हो ही जाता है कि भाई आई हैव स्लिप्ड अप एंड आई हैव मेस्ड अप।
तो वो तो माँ ने इंश्योर कर दिया था कि पता चल जाए। बट आई एम रियली रियली एम्बैरेस्ड विद दिस वन कि ये मैंने What क्या did you किया। name the puppy? शी हैड सेड दैट इट शुड बी नेम्ड रोली, मतलब जो बिंदी वाली रोली होती है, तो हम उसको रोली ही बुलाते थे। Your mother played a very important part in you becoming or turning to music. पर जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक दिन उन्हें साइंटिस्ट बनना होता है, अगले दिन उन्हें डॉक्टर बनना होता है, तीसरे दिन फिर उन्हें इंजीनियर और चौथे दिन उन्हें एस्ट्रोनॉट बनना होता है। When did it occur to you that इन चारों पांचों चीजों के बीच में मुझे तो ये बनना है? बिकॉज इलाहाबाद कल्चर गढ़ है, था, वहां पर तो बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत चांसेस होते हैं कि मैं ये भी सब करूँ, ISPCS, ये वो। When did you realize? और what, या आपको बताया गया कि ये करना चाहिए? नहीं देखिए, देयर वाज अ फेयर अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइव्स, बट देयर वाज नो फोर्सिंग। ये ज़रूर होता था कि हम अगर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए डांस की क्लास चल रही है और हम कह रहे हैं कि नहीं आज नहीं करेंगे, आज बहुत पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो नोबडी सेड प्लीज़ चलो, ड्रामेटिक्स की क्लास नहीं है, चलो बैठो। तो ये सब तो डिसिप्लिन होता था, लेकिन ये कभी नहीं होता था कि जैसे बहुत सारे परिवारों में शायद अब भी होता है कि यदि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, गाना सीख रहे हैं, कीबोर्ड सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, तो साल में उन महीनों में तो आप सीख सकते हैं जहाँ पे रेगुलर स्कूल है या जैसे जहाँ पे छुट्टियाँ हैं। लेकिन एग्ज़ाम टाइम आया तो फिर अब सीरियस मैटर है। तो ये सब नॉन सीरियस चीज़ें छोड़िए और बाकी सीरियस स्टडीज़ में लग जाइए। तो हमारे यहाँ ये भी नहीं था। माँ कहती थी क्यों? किस लिए? क्लास होगी, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप जैसे रोज़ चलता है वैसे ही करिए। तो ये भी नहीं होता था कि मतलब ज़बरदस्ती अब पढ़ाया जा रहा है या इतने घंटे करो। बल्कि माय माय पेरेंट्स हैड सेट वेरी सिंपल पैरामीटर्स के आई डोंट वांट एनी कंप्लेंट कमिंग फ्रॉम स्कूल। आई डोंट वांट टू बी सिटिंग ऑन कि होमवर्क करो, डू इट, एंड आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस कि भाई हम ज़बरदस्ती तुमको बिठा रहे हैं। तो इट वाज़ अ वेरी बैलेंस्ड एक माहौल था। एंड उसमें ये हमें ये भी मेरे पेरेंट्स ने शायद मुझे लगता है उन्होंने बहुत सोच समझ के ये काम किया होगा कि अ, खुश होते थे अगर हम परफॉर्म करते थे कहीं या कुछ सीखते थे उनको सुनाते थे, लेकिन डोटिंग पेरेंट्स नहीं थे। तो ये भी नहीं था कि अरे किसी कॉन्टेस्ट में गए तो तुम फर्स्ट नहीं आई तो फिर क्या फायदा सीखने का, या पॉलिटिक्स होगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो माय मदर वुड ऑलवेज से एंड माय फादर वुड वाज ही डिडंट ही वाज ही हैड अ वेरी क्वर्की सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वो हंस के कह देते थे कि प्रैक्टिस नहीं किया तो कहाँ तुमको प्राइज मिलेगा। अब जिस तरह से तुम्हारा रियाज चल रहा है तो सॉरी, मतलब गनीमत है कि तुम बस किसी तरह निपटा लो। So he was, both of them really sort of made us feel that we were not doing anything great. सबको सीखना चाहिए, आर्ट से एक इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट होना चाहिए, लेकिन आप कोई बहुत टॉप चीज़ें ये नहीं बताया जाता था। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या होता है, यू परफॉर्म, यू ऑलवेज कम इन फ्रंट ऑफ पीपल and you find your audience which is very loving, giving you a lot of admiration, and it can go To your head, yeah. we were never given the chance of that. तो हमेशा माँ कहती थी कि पिताजी भी कहते थे अरे ये इलाहाबाद में सब तुमको बचपन से देखा है, एक तान लगा दी तो सबने वाह वाह कह दी, तुमको लग रहा है तुमको गवैया हो गई हो, stop it, no question. Even if my father would always be very balanced in his approach. So I think I was very lucky about that. उत्तर प्रदेश के पिताओं में एक एक जो सटायर होता है वो आपको लगता है कि बहुत यूनिक होता है? मेरे फादर को तो ज़रूर था। क्योंकि उनको ऐसा होता है ना कि कोचना जिसे कहते हैं ना, कोच के हटा लेता है। कभी-कभी ऐसा होता था ना कि कोई झगड़ा-वगड़ा हो जाए, हम लोग आपस में दोनों बहनों में झगड़ा हो जाए, और होता था, तो हम दोनों मुँह फुला के बैठ जाते थे। पता चला पिताजी क्लास पढ़ा के आए,
बात कर रहे हैं, सबके मुंह फूले हुए हैं। सडनली से, अरे ही आस्क्ड माय मदर, अरे जया, मौनी अमावस्या क्या आज? सब लोग बैठे हुए हैं मौन। I can so relate to that. अगर माता जी your mother wouldn't have asked you कि क्या करना चाहती हो, तो क्या कर रही होती? अगर उन्होंने वो पिवट शिफ्ट वाला मोमेंट नहीं हुआ होता, तो क्या कर रही होती आप? आई थिंक कभी ना कभी तो मुझे ये एहसास होता है कि ये जो संगीत से एक एसोसिएशन है, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इसका एहसास तो ज़रूर होता, लेकिन बहुत देर बाद होता शायद, क्योंकि लगता कि भई आई लिव्ड अ फेयरली प्रोटेक्टेड लाइफ आल्सो इन इलाहाबाद with my parents. But the fact that they said that, look, take a deep dive, and they were not saying कि मतलब पार लग ही जाओगे। वो कह रहे थे भाई बाद में रोना मत कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। And constantly through my life, I think the support that I got from them was of this nature. हम हैं, जो कर सकते हैं तुम्हारे लिए करेंगे, but the decisions are yours. And I think this was a superb way of preparing me for the roller coaster ride that is the life of every artist, not just a musician. It's a very uncertain life. It's a very uncertain life in terms, I mean, there is no sort of progress that you can measure. Some of the best artists are never celebrated. Some are celebrated posthumously. Some are not even celebrated then. But I think it's this, they were able to ignite in me and my sister a deep and abiding love for the arts. And of course, they guided me and helped me really in making a commitment to music. क्या होती है एक हिंदुस्तानी आर्टिस्ट, म्यूजिशियन की जिंदगी की जर्नी? क्योंकि एक होता है प्योरिस्ट तबका होता है एक, जैसे जॉन एलिया से किसी ने पूछा कि साहब आप क्या करते हैं? हम शेर लिखते हैं। तो आर्ट और कॉमर्स का साथ आना जरूरी है, अब बहुत ज्यादा देखा जाने लगा है, बट जब आपने शुरू किया था तब आर्टिस्ट की जिंदगी के उतार चढ़ाव क्या होते थे? देखिए, उतार चढ़ाव तो हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में होते हैं। एक तो ये उसको एहसास ज़रूर हो जाता है, रियलाइज़ेशन हो जाता है that this is a journey which is not going to end, it's going to go on till your last breath. However much you may have accomplished, early on I realized कि जो चीज़ें मैं घर पे एक्सरसाइज़ेज़, पलटे वगैरह रोज़ गा रही थी, जो मुझे लग रहा था कि ये तो अब मेरी आवाज़ में बैठ गए हैं। कभी जब स्टेज पे बैठते हैं ना, तो वही पलटा नहीं निकलता है गले से, उलट जाता है वो। स्लिप हो जाता है। और जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी कई बार निकल जाता है सट से। But that there's always more to do and improve on is something that is a reminder that you get all the time. If you're listening to yourself and if you are being brutally honest with yourself. If you want to delude yourself, that's different. But again and again the reminders are there कि भाई आगे ये करना है, अब ये बदल गया, ये करना है. The need to learn more and the need to improve. And therefore the reminder that however much praise, love, respect, awards, money you may get, you are not perfect. And you're still running after that perfection. Plus, of course, the very ups and downs of daily life. So many times, you सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद बात नहीं बनती. And you have to learn as quickly as possible that really you need to just try your hardest and then let go. It's not in your control. I remember a time in the 90s when we were growing up, संडे को एक शो आता था स्पिरिट ऑफ यूनिटी कॉन्सर्ट्स फॉर नेशनल इंटीग्रेशन. Yes, yes. अब हम बच्चे होते तो उसके 1 घंटा पहले शक्तिमान आता था, उसके 1 घंटे बाद कार्टून आता था. हाँ. और हम ये सुनते थे कि कोई मृदंग पे है, कोई पखावज पे है, कोई तबले पे है और कुछ ऐसी चीजें गा रहे हैं, एक ही लाइन को 8 बार गा रहे हैं.
या वो आलाप ले रहे हैं तो उनकी हरकतें वो चल रही हैं, नहीं यार कुछ समझ सा नहीं आ रहा, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और अभी भी ये चीजें समझनी मासेस के लिए बड़ी मुश्किल होती हैं। फ्रॉम एन आर्टिस्ट स्टैंड पॉइंट होता ये था कि जितना हमें पता चलता था कि कोई सरकारी कार्यक्रम अगर होता है तो, या दूरदर्शन अगर कुछ करना चाहता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो तालीम लिए हुए आर्टिस्ट होते थे और म्यूजिशियंस होते थे, और हो सकता है कि सवाल थोड़ा सा ऐसा हल्का साउंड करे, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करते थे? नहीं करते थे। आपको बड़े-बड़े कलाकारों की स्टोरी अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, not just the शास्त्रीय maestros, but also people who were in popular music or let's say in very popular forms like qawwali. Life was not easy. And also ऐसा नहीं था कि कोई certainty होती थी कि आपको year so and so से so and so आपने अच्छे से कमाया, उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि हमारे सिस्टम्स में, वेदर इट इज़ जो गुरु शिष्य परंपरा है या जो इंस्टीट्यूशन में हम स्कूल कॉलेज में जाके सीखते हैं, द बिजनेस ऑफ म्यूजिक इज नॉट टैकल्ड, रेयरली। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में आज भी ऐसा होता है कि जैसे आर्टिस्ट मैनेजर्स या लीगल हेल्प या फाइनेंशियल एडवाइजर्स ये नहीं होते हैं। और अगर होते भी हैं तो परिवार का ही कोई सदस्य होता है, स्पाउस, बहन, भाई, अंकल कोई, जो आपको वो यही सोचता है कि नहीं भाई इतने पैसों में नहीं आएँगे। इतने तो मतलब इमीडिएट फ़ी की बात हो जाएगी, या भाई ये वाली गाड़ी मत भेजिएगा। हाँ, अगर आप थोड़ी छोटी गाड़ी में भी चले जाएँगे तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन आप वो जो पैसा मिल रहा है आपको, उसको आप कैसे अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे, वो कोई नहीं बताता है। तो बहुत ही दुखद स्टोरीज़ हैं, बहुत हार्डशिप की और बहुत हार्ट ब्रेक की, बहुत सारे दिग्गज कलाकारों की। लेकिन पता नहीं क्यों हम इस बात को सोचते नहीं हैं। पीयूष, आपको हैरानी होगी कि कुछ साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि मान लीजिए आज हम लोग आपस में जो इस रूम में जितने लोग हैं, हम अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स की बात कर नहीं रहे हैं? नहीं, हाँ। दिस इज नॉट द प्रोजेक्ट। हम जो बैठे हुए हैं इस रूम में, हम चाहें कि हमारी जिंदगी कैसे और निखर जाए, तो हमें पहले तो सोचना पड़ेगा हम लोग कितने हैं, किस किस्म के लोग हैं, किस उम्र के लोग हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सब डेटा तो चाहिए ना। तो ऐसा तो कोई डेटा ही नहीं है आर्टिस्ट के लिए। तो मैंने सोचा एक म्यूजिक मैपिंग प्रोजेक्ट करते हैं। तो मैंने सोचा आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू दिस, लेकिन आइडिया अच्छा है मुझे लगता है, तो इसको क्यों ना एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह किया जाए। तो सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन को मैंने ये प्रपोजल सबमिट किया कि लेट्स डू अ म्यूजिक मैपिंग। तो दिल्ली के अंदर ही हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद अ पायलट प्रोजेक्ट ऑफ अ सर्टेन सेट, लाइक 100 लोगों से हम पूछे, अलग अलग किस्म का संगीत करने वालों से, कि भाई आप को आपके ज़िंदगी के बारे में क्या लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई पुट इन द क्वेश्चनर was, do you have medical insurance? Do you have insurance for your instruments? You know, it was um, so surprising for me that most people, particularly younger, urban, highly educated, privileged artists, said, I don't really know, my dad will know, whether I have medical insurance or not. On the contrary, a band, we also, जो शादी वाला बैंड होता है, we also interviewed them. Hashtag Chawla. It was another one, but anyway. But interestingly, they had an office. We had to go through a director to meet them. It was interesting for me कि हमने जो urban, पढ़ा लिखा, privileged बच्चा है, young artist है, उसने इस बारे में नहीं सोचा, और इतना बच्चा भी नहीं है कि मतलब
16-17 साल का, आई मीन एडल्ट्स हैं। हम्म, उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा है, उन्होंने ये नहीं सोचा है कि जब वो एक बढ़िया-सा कीबोर्ड या गिटार या इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो क्या उसकी इंश्योरेंस हो सकती है? हम तो इस मामले में वैसे भी वी आर इन अ वेरी बैड पोज़ीशन, क्योंकि अकूस्टिक इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट बी इंश्योर्ड, कैन नॉट बी इंश्योर्ड। वी ट्राइड इट। हम्म, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट इतने बरसों के बाद भी हमारे पास ये बेसिक डेटा नहीं है कि हम अपनी म्यूज़िशियन पॉपुलेशन का आपको बता सकें कि इतने लाख हैं, इतने करोड़ हैं, उनमें से इतने इस एज ग्रुप के हैं, तो ये डेटा कलेक्शन ही नहीं हुआ है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ प्रोजेक्ट, if anybody is bothered about culture, needs to be done on an urgent basis. What happened when you started it, and where is it right now? It is, the data is available on a website, but it was not done on a pan-Indian. And I realized, I mean, I was just happy that I got the experience to do this with them, because I really feel um, you're handicapped if you don't have this information. Did you face any such, because you came from a, can I say, privileged Yes. background Yes. and a protected environment, Yes. and then you became an artist? Did you face any such financial hardships, so to say, after you became an artist? Yes, of course. See, my parents always said that you must be independent and standing on your own 2 feet. ठीक है, we have supported you and they were always there. But at some point I felt also ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी अगर जीनी है, तो मैं कैसे बार-बार ये कहूँ कि एक साड़ी लेनी है, प्लीज़ दिलवा दीजिए, एक ये लेना है तो एक प्लीज़ दिलवा दीजिए। ये क्या मतलब है? फ़ोन लेना है तो दिलवा दीजिए। हमारी तरफ वो होता है ना कि चाय में 1 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच खुदारी मिलाई जाती है। वो बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, मतलब लगता है कि भई कब तक पेरेंट्स ये करते रहेंगे, एंड आई एम श्योर आई वाज़ आल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट माय पेरेंट्स must have sacrificed a huge amount to give us the lives that we got. And it was not easy. आप तो जानते ही हैं कि बहुत बार जब इन्विटेशंस आते हैं, और आज तक न केवल मुझको, बट मैं जिन बच्चों को, यंग आर्टिस्ट को, बच्चों क्यों कह रही हूँ, मैं बीइंग कॉन्डिसेंडिंग, दे आर ऑल वंडरफुल अडल्ट्स एंड दे आर ऑल आर्टिस्ट्स इन देयर ओन राइट, you know. But when you talk to them about how are things going, constantly we are told कि अच्छा, हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम है शुभा जी, आपको तो आना ही चाहिए उसमें, आप आए नहीं आएंगे तो कैसे होगा? फिर आप जब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ माय फी, दिस इज़ हाउ आई वांट टू ट्रैवल, दिस इज़ माय, वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना देखिए, अब हम तो क्लासिकल आर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करिए। पर आपने ऑडिटोरियम को तो ये नहीं कहा, आपने ऑडिटोरियम की का जो रेंटल है, वो दबा के दिया आपने। आपने कार्ड बनाया इतना बड़ा, जो मतलब अंदर लाने के लिए ही साइड से यूँ करके आना पड़ता है। हाँ, आप केवल दबा किसको रहे हैं? कलाकार को। और केवल ऑर्गेनाइज़र नहीं होता है जो दबाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो कलाकार मेन आर्टिस्ट होता है, वो भी हायरार्कीज़ हैं। तो जो आपके साथ संगत कलाकार हैं, आप कहेंगे अच्छा ठीक है, मुझे कुछ कम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है मैं इनको और भी कम पैसे देता हूँ। तो ये हायरार्कीज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, और किसी ने ये भी नहीं सोचा है कि भई एक मिनिमम अमाउंट तय करना चाहिए। जब हम बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो कई देशों में कहा जाता है कि इससे कम आपको फ़ी नहीं मिलेगी। तो वी हैव टू बिकम गेस्ट मेंबर्स ऑफ द म्यूजिशियंस यूनियंस देयर, एंड अ सर्टेन अमाउंट इज़ फिक्स्ड, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। या इस किस्म के होटल 3 स्टार, 4 स्टार, वो अलग-अलग होते हैं, इसमें आप, इससे कम में आप नहीं रहेंगे। तो मैं आपको क्या-क्या बताऊँ? अगर मैं ये सब चीज़ें बताने लगी ना, तो मेरे को असाइलम ढूँढनी पड़ेगी। कहाँ जाऊँगी आपने मैं? मुझे पिछली बार एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताई थी, क्योंकि सरकारी इंतज़ामात के बारे में आपने बताया था। तख़त। वो सरकारी में नहीं होता, सब बहुत जगह होता है हाँ। कि जो ऑडिटोरियम है, उसमें एक प्लेटफ़ॉर्म बनता है। और अब तो बहुत अच्छा इक्विपमेंट आ गया है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो टेंट वाला होता है ना,
उससे वो जो मेज़ होती है ना, टेबल्स होती हैं जिस पे खाना लगता है, वो वाली मेज़ मँगवाते हैं और उसको जोड़-जोड़ के वो एक स्टेज बनता है। अब वो हो सकता है कि वो मेज़ जो आपके हिस्से आई स्टेज में, वो लगभग 1950 की बनी हुई है। उसकी एक टाँग थोड़ी शिथिल हो चुकी है। और जब वो जोड़े गए तो 1950 वाली मेज़ के साथ-साथ 1975 की भी एक होगी। वो हल्की-सी ऊँची बन गई थी। तो कई बार अब मुझे बीच में बैठना पड़ता है। तो मतलब मैं आपको बता लाइन ऑफ नहीं स कंट्रोल पे। मतलब आई कैन नॉट टेल यू अच्छा एक तो ऐसे बैठे हैं आप, हाँ। फिर तानपुरा पकड़ने का क्या तरीका है? आपका नी ऊपर होगा और आप यू विल रेस्ट योर hand on your knee and play the tanpura like this through 1.5, 2, 3 whatever कितने घंटे। सामने से आपको ज़बरदस्त लाइट बार-बार आप पसीना पोंछ रहे हैं। पीछे से एसी का ब्लास्ट जो आपको मतलब जब आप उठे तो मतलब तीर कमान बन चुके हैं। अरे मत पूछिए क्या-क्या नहीं होता है। तो ये छोटी-सी चीज़ें हैं जो कि जिनमें सुधार लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी हो चुका है कि आपने सोचा कि अच्छा सुबह का कार्यक्रम है, हम सफ़ेद साड़ी पहन के आज चले जाएँ गाने के लिए। जो दरी लगी हुई है, वो वैसे पट्टी वाली नहीं होती है, लाल, हरी, नीली, पीली वाली, वो लगी हुई नहीं, ऐसा नहीं कि वो पुरानी गंदी है, बिल्कुल चमकती हुई नहीं है। जब आप उठे तो आपकी सफ़ेद साड़ी पे वो छपा हुआ है मिल तो ऐसा बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन ये भी है कि जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट है, स्टेज है, कहीं पे वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो श्रोता ना मिलें, जो इन छोटी-सी जगहों में जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, नो राज़मटाज़, वेरी शाबी, लेकिन सुनने वाले एक से एक। तो हम कोशिश ये करते हैं कि एक बार जब स्टेज पे चले जाएँ मैंने तो इतने सालों में ये सीखने की कोशिश की है कि एक पॉइंट तक मैं ये सब कह सकती हूँ कि अरे ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो ठंड लग रही है, गरम लग रहा है ये। एक पॉइंट आता है ना जब सब कुछ तैयार हो जाता है, आई से नाउ आई कुडन्ट केयर टू हूट्स अब मुझे गाना है। एंड फॉर्च्यूनेटली मेरे साथ मेरे जो कलाकार संगत कलाकार हैं, वो मेरे लिए आसान कर देते हैं कि मैं ध्यान लगा के, आनंद लेके उनके भी म्यूज़िक का और मेरे भी बजाने गाने बजाने का, तो ये पॉसिबल हो पाया है बट अदरवाइज़ द चैलेंजेस आर मेनी। आपने शुरुआत में बोला था हॉट ही नहीं, हॉट टेम्पर्ड भी हूँ। ज़बरदस्त। तो ऐसे में कभी हुआ है जब एकदम जनरेटर बैठ गया हो दिमाग का? आपको मतलब आई विल हैव टू बी लिटिल केयरफुल ताकि आपको जगह और नहीं, आप डेट नेम और ये ड्रॉपिंग सब ना करें, वो तो हम नहीं, कर ही लेंगे। एक प्रोग्राम में मुझे कहा गया कि मैं पॉपुलर म्यूज़िक गाऊँ। पता नहीं क्यों उस बार अच्छा आप जानते हैं आज आपकी टीम में से किसी ने मुझे फ़ोन किया था कि आप किस-किस के साथ आएँगी? मैनेजर के साथ आएँगी कि नहीं? मैं तो हमेशा अपने आप पहुँच जाती हूँ। उस बार मैंने पता नहीं क्यों कहा कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा। तो बल्कि जो उस वक़्त मुझे मैनेज कर रहे थे 2 लेडीज़, वो बहुत हँसने लगी ज़ोर-ज़ोर से। आर यू सीरियस? यू हैव नेवर आस्क्ड फॉर दिस। सो आई सेड नहीं दिस टाइम आई वांट इट। अरे क्या बात कर रही हो? आई सेड नहीं मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए कि मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। क्यों आया था दिमाग में? पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया ऐसा? कुछ सुना होगा उस उस सिटी प्रोग्राम वग़ैरह के बारे में। अच्छा, सिटी बता दी, बाकी हम समझ लेंगे। ना, 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 ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं खड़ी हूँ स्टेज पे और बैरिकेड लगा हुआ है सामने। उसके काफ़ी दूर पे सोफ़ा वाले लोग बैठे हैं, फिर चेयर्स वाले लोग हैं और फिर पीछे लोग खड़े हुए हैं। मैं गा रही हूँ, प्यार के गीत सुना जा रे, हाँ, और सडनली मेरे फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माय आई मुझे लगता है कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। एक लड़का आता है, ये मेरा माइक है, मैं इसके पीछे खड़ी हूँ। वो सामने आके और ज़बरदस्त नागिन डांस शुरू करता है। मतलब ऐसा नागिन डांस मैंने नहीं देखा है। मतलब बेहुदा आँखें प्रो मैक्स। आँखें लाल
उतनी दूर से भी मेरे को लग रहा है कि कुछ सेवन किया है इन्होंने कुछ। सोया नहीं होगा बेचारा। हाँ, और वो हटने का नहीं तैयार। मैं सोच रही हूँ कि चलो म्यूज़िक खत्म होगा तो मैं तब तक ये निकल जाएगा। और सामने स्टेज के 2 कांस्टेबल खड़े हैं, नीचे। लाठी है उनके हाथ में, उसको ऐसे टिका के वो दोनों ऑडियंस में देख रहे हैं। यहाँ नागिन डांस हो रहा है मेरे सामने। और मैं देख रही हूँ कि किसी को तो खबर हो भई कि कुछ हटाए, कुछ करे। अब मुझे समझ नहीं आया, दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट लॉन्ग अगो हाँ, शायद इस उम्र में मैं ऐसी बेवकूफ़ी ना करूँ। आओ देखा ना था, मेरी तो लाइन आ रही थी, मुझे गाना था, म्यूज़िक बज रहा था। उसको मैंने कॉलर से पीछे से पकड़ा और धकेला उधर। हाँ, ब्रावो। और सडनली जो मेरे साथ ऑडियो इंजीनियर थे वो कूद के आए, "अरे शुभा जी, लीव हिम अलोन, लीव हिम अलोन।" और उसके बाद कांस्टेबल, "का होएगा वा?" हाँ, वो देख रहे हैं कि, और ये बंदा वहाँ पे फिर भी जाने को तैयार नहीं। तो ऐसा भी होता है, और उस वक़्त गुस्से में धक्का-मुक्की, अब मैंने धक्का दिया उसको। ये मैं इसका आई कांट से कि मैंने नहीं दिया, बट आई शुडन्ट हैव। आई शुड हैव वेटेड फॉर समबडी टू कम। अनफॉर्चुनेटली आई डिडन्ट। Because they were waiting for somebody else. Shivaji, such a big journey, long journey. इसके बीच में आप हम 90s के एरा पे वापस आते हैं because this is about the independent fusion music as well. When you came and you came with a blast. Like जैसे आपने बताया कि आपको नहीं पता था, वो एक अलग चीज है. What made you come back to that same music, the same industry? और क्योंकि जैसे लगता है ना कभी कभार मन में, यार मैंने गाया, मुझे ही नहीं पता, और आपने लॉन्च भी कर दिया. बट व्हाट मेड यू कम बैक टू दिस, द 90s era of that pop music and all? Frankly speaking, I never tried to get another album, but I was very lucky. पहले जवाहर वातल ने मुझे बुलाया. Next album I did was अब के सावन, and Shantanu met me again at a studio where I was recording classical music. He was coming in to do an ad or something. So he said, Shubha, Shantanu Moitra said, I want to do an album. तो मैं तुम बताना, मैं कभी तुम्हारे घर पे आऊँगा और I'll give you a track. You see, I'll come and we'll try something. तो are you open to that? मैं कहा, हाँ बिल्कुल, आओ ना. शांतनु आया और गिटार लेके आया और उसने मुझे एक धुन सुनाई और कहा, यार इस पे तुम ज़रा थोड़ा-सा कुछ लिख दो. मैं लिरिसिस्ट थोड़ी ना हूँ जो मैं लिख दूँगी. तो वो होते-होते वो एक डेमो बन गया और वो लेके डेमो शांतनु गया बॉम्बे एंड वी गॉट द एल्बम अब के सावन. तो उसके बाद भी मैंने ये नहीं सोचा कि अब भाई अब के सावन निकल गया, लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को अब इसके बाद क्या? I never tried to get another album. And then I think I was approached by Mallika Dutt, who had started a organization called Breakthrough, and they wanted to do an album on women's songs. तो उन्होंने कहा कि भई हम ऐसा-ऐसा करना चाहते हैं और शांतनु के मोइत्रा के साथ ही काम कर रहे हैं. तो I got to do मन के मंजीरे. उस बीच में रजत बरजात्या was looking after राजश्री म्यूजिक. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे लिए एक एल्बम गाइए. तो वो प्यार के गीत हो गया. ऐसे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती गईं एंड दोज़ दैट आई फेल्ट दैट आई कुड एक्सेप्ट, आई एक्सेप्टेड. I learnt a lot from those, but really speaking, that's not my anchor space. My anchor space is with classical music. Your anchor space is also not being in the music video, yet you were there. आवाज काफी होनी चाहिए ना. नहीं, बट आप थी, मतलब व्हाट मेड यू चूज, जैसे आपने बताया कि मैं स्पेस से नहीं आती हूँ, अब जैसे मैं लिखती नहीं हूँ तो कैसे करूंगी, म्यूजिक वीडियो के लिए आने पे क्यों, कैसे हाँ की, क्या आइडिया क्या था? पहले तो पता नहीं था. जब अली मोरे अंगना का वीडियो हुआ तो एक बहुत लाजवाब थिएटर डायरेक्टर हैं एम के रैना, उन्होंने किया और शायद मुझे लगता है नाहरगढ़ हवेली में वो शूट हुआ. बड़ी खूबसूरत जगह थी. उन्होंने अपने अंदाज में उसे शूट किया.
तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उसमें अनकंफर्टेबल हूँ। हालाँकि अब मैं जब उसे देखती हूँ, तो जहाँ-जहाँ मुझे गाना पड़ रहा है ना, वहाँ तो मैं ठीक हूँ। जहाँ मुझे जैसे दूर अंधेरे में फॉग में चले जाना है, वहाँ मैं आई एम लुकिंग वेरी यू नो वेरी ना किसी में चलते चलने ना मैं कट बोलूंगा। नहीं, नहीं मतलब थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस। हाँ हाँ। उसके बाद अब के सावन हुआ, तो मैंने उसमें कहा था मैं नहीं आऊँगी वीडियो में। प्रदीप सरकार जी बना रहे थे वीडियो एंड यू नो ही वाज़ एन अमेजिंग पर्सन। तो उन्होंने मुझे कहा कि अम, शोभा जी मैं आपके घर आऊँगा, मैं आपको वो दूँगा स्टोरी बोर्ड। अब स्टोरी बोर्ड क्या होता है मुझे नहीं पता था। तो वो लेके आए पूरा स्टोरी बोर्ड और उन्होंने कहा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो बोले कि तो फिर इसमें कैसे किसको लिया जाए? तो मैंने कहा माधुरी जी, माधुरी दीक्षित को लीजिए। तो बोले नहीं वो नहीं हो पाएगा। तो अच्छा हम मेरे असिस्टेंट या कोई आपको फ़ोन करेंगे, तो उनको ज़रा अपनी कुछ साड़ियाँ दिखा दीजिएगा, वो सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा दादा मैं नहीं आऊँगी इसके लिए। हाँ ठीक है, पर लेकिन मेरी असिस्टेंट आपको फ़ोन करेगी, वो बात कर लेगी। नहीं दादा मैं नहीं आऊँगी। हाँ ठीक है, मत आइएगा लेकिन मेरी असिस्टेंट इट वेंट ऑन लाइक दिस। जिस दिन ये जो अब के सावन का वीडियो है ना, ये सूरज कुंड में शूट हुआ है। फरीदाबाद। तो वहाँ उससे पहले मैं एक क्लासिकल प्रोग्राम गा रही थी। आई वाज़ सपोज्ड टू कम बैक टू दिल्ली एंड एयरपोर्ट पे दादा की असिस्टेंट मिली मुझे। उनको लगा मैं नहीं आऊँगी, तो वो मुझे पकड़ के ले गईं और दादा ने मुझे कहा था आई सेड दादा यू नो यहाँ पे ये सब मैं एक्टिंग वैक्टिंग नहीं कर सकती। कुछ नहीं करना है, सिर्फ गाना है। अच्छा, फिर मैंने कहा आप पानी-वानी कुछ डालेंगे? अरे मैंने कहा फरवरी का महीना है, मुझे क्लासिकल प्रोग्राम गाने हैं, प्लीज़ एक ड्रॉप गिरेगा आपके हाथ में, आप ऐसे करके खड़े होंगे, ऊपर से एक ड्रॉप गिरेगा। तो ठीक है, मैंने हाथ तो यूँ किया हुआ था, लेकिन धड़-धड़ा के ऊपर से बारिश हुई और मैं पूरी तरह से बिल्कुल सोक्ड टू द स्किन, फरवरी में उस टाइम पे वेरी ठंड। कोल्ड, वेरी कोल्ड एंड देन दादा सेज, "अभी तो भीग गए ना, एक और टेक कर लेते हैं।" सो I did that, and I have to say that shooting with Pradeep Da was really great fun. And the song also had that energy. But I could see I was not really, that's not my comfort zone. उसके बाद एक और बहुत embarrassing वीडियो में मैं हूँ, सीखो ना नैनो की भाषा। सीखो ना। हाँ, It's वो तो बहुत ही मतलब मैंने उस वीडियो का जो बर्बादी मैंने की है, because I'm so self-conscious in it. That when I saw na, I said, Shubha Mudgal, you should not be in the video. That's it. All videos thereafter, I used to say कि नहीं मुझे नहीं होना है उसमें। गला ठीक है आपका आज? कभी ठीक रहता है, कभी नहीं ठीक रहता है। ऐसा ही सोच रहा था थोड़ा सा करके अगर आप बता देंगे कि अब के सावन जरा सा तो बड़ा ही मजा आ जाएगा, वरना हम इसके बिना भी काम चला सकते हैं जैसे आप बताएं। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। अब के सावन ऐसे बरसे, बह जाए रंग मेरी चुनर से, भीगे तन मन जिया न तरसे, जम के बरसे जरा। सार्थक भाई हो गया मेरा। नहीं नहीं अभी नहीं हुआ। अभी सीखो ना में सीखो ना लफ्तों में में भी खोलूं में हाँ। जो खेलती हैं आजकल वो अलग है। पर वो ऐसा कह रही थी कि भी बताएंगे। शुरुआत में मतलब ऐसे सीधे सीधे गाती हैं और उसके बाद लफ्तों में खोलूं में जो वो हल्का सा एक ऑफ आ जाता है ना, उसमें ऐसे आ वाली फील आती है। क्या आप करेंगी? एक बात तो थोड़ा सा। बनता तो है, मतलब ऐसा ट्राई करते हैं, देखो सब कुछ मालिक के ऊपर है। बिल्कुल इस पे ही करते हैं शुभा जी, वो सीखो ना। सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियाँ। सीखो ना पिया, लब तो ना खोलूंगी मैं समझो दिल की बोली। सीखो ना नैनों की भाषा पिया। हाँ। कुछ साल पहले मैं कह सकता था मिस्टर प्रधान को, यू हैव अ कॉम्पिटिशन सर। अरे क्या
हो गया? हाँ? यार ये पहले ही सोच के आई थी इंटिमिडेट करेंगी। हाँ, बात तो सही है। कहाँ सब बार-बार सींग संवार-संवार के इतना मेरा अगला सवाल यही है कि क्योंकि इतना काम कर रही थी कि बाहर कहीं देखने का मौका ही नहीं मिला, इस वजह से अनीश जी कि हाँ अपने आसपास के लोग हैं, ठीक है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं। हम्म। बहुत चालाक हूँ मैं। अच्छा, बताइए। फॉर द अनइनिशिएटेड, मिस्टर अनीश प्रधान इज मिस्टर मुदगल. He's not Mr. Mudgal, he's very much Mr. Pradhan. And while I don't say I am Shubha Pradhan, that in itself tells you that we are two individuals who have chosen to be ourselves. And Anish um, का तबला मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स में सुना था बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े कलाकारों के साथ। अनीश ने बहुत साल शोभा गुट्टू जी के साथ बजाया, जिनकी मैं बहुत फ़ैन हूँ। और मैंने और भी लोगों के साथ उनको बजाते सुना था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि अराउंड 96, 97 um, इंटरनेट बिकेम अ बिग थिंग और आई वाज़ वेरी फ़ैसिनेटेड बाय द पावर ऑफ द इंटरनेट। तो मैंने सोचा मैं एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक की एक वेबसाइट स्टार्ट करूँ। और मुझे लगा कि उसमें लिखने के लिए और बात करने के लिए वो ज़माना नहीं था जो आज है, जिसमें आप मल्टीमीडिया इतनी आसानी से अपलोड कर सकते हैं। मोर और लेस टेक्स्ट बेस्ड इमेज एट बेस्ट होता था। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए जिसमें हम संगीत के बारे में अलग-अलग कलाकार अपनी बातचीत रखें। तो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल आर्टिस्ट्स आई अप्रोच्ड, इन फैक्ट द फर्स्ट वाज अनीश। तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आई ट्रैप्ड यू इन द वेब एंड नो बट अनीश को मैंने सुना था। वी स्टार्टेड, आई आस्क्ड हिम टू play on one of my early albums called Songs of the Seasons. He's also a very well-known scholar and academic and author. तो संगीत के बारे में उनकी जानकारी बहुत है और मैंने तो बहुत सीखा भी है उनसे। तो चालाक तो आप हैं। हैं? चालाक तो आप हैं। चालाक है ना? देखा? So I said, wonderful, trapped him. Both of you have done together, come together and you started Underscore Records. क्या कहानी है इसकी और अभी कहाँ पर है? बहुत ट्रेजिक कहानी है, दुखद अंत होने वाला है। एक मिनट। यस, अब शुरू। रुमाल दूँ? नहीं, मेरे हाथ से हाथ बहुत बड़ा। ठीक है। नहीं है दुखद। देखिए, पर मुझे को हम ना अनीश को ना मुझे कोई रिग्रेट्स हैं। तो हमें लगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स, जो हम करना चाहते थे। हम अपने सिर्फ हमारे एल्बम्स नहीं, इतने अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट मिलते थे हमें एज़ वी ट्रैवल्ड। उनका गाना बजाना सुन के हमें लगता था, काश एक एल्बम होता जो हम सुन सकते बाद में। और ज़्यादातर हम जब पूछते थे उनसे तो वो कहते थे, नहीं हमने तो रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो हमें लगा कि क्यों ना हम सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में सोचें। एंड ये भी था कि उस टाइम तक मुझे थोड़ी-सी डिसइल्यूज़नमेंट भी काफ़ी हो चुकी थी, कि जैसे बहुत मेहनत करके कोई एल्बम तैयार हुआ और आपसे किसी बड़ी कंपनी ने ले लिया। हो सकता है आपको कुछ पैसे भी दिए या रॉयल्टी डील हुई। तो आप क्या चाहेंगे? एक तो ये कि भई एक बड़ी लेबल आपके काम को इस लायक समझ रहा है कि वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करें। डिस्ट्रीब्यूशन तो आपके हाथ में नहीं है। तो व्हाट वुड यू इमेजिन कि भई डिस्ट्रीब्यूशन इसका सब जगह होगा, ये हर संगीत प्रेमी को उपलब्ध होगा, इसकी कुछ मार्केटिंग वगैरह होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। पता चला नया एल्बम निकला, वो तो अपने पड़ोसी, उस ज़माने में तो म्यूज़िक स्टोर्स होते थे। अब बगल वाले म्यूज़िक स्टोर में जाएँ तो वहाँ भी नहीं है। नहीं दीदी अभी तक नहीं आया है, वो कहते थे। और वो कभी नहीं आता था। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी सही नहीं होता था, रॉयल्टीज़ भी नहीं आती थी ठीक से और एक लगता था कि कितनी मेहनत कितने लोगों की, फिर से तो आप वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना इमीडिएटली। तो हमें लगा कि क्यों ना हम खुद को लेट्स इन्वेस्ट इन आवर ओन रिकॉर्डिंग्स, record what we want to,
यानी ये हमें कोई नहीं बताएगा, ये चलेगा नहीं ठीक है, लेकिन हम ये because a record is an album is also a document that outlives you, hopefully. So we thought, let's try and do this, and let's try and get other artists to see if they would want to. They will own all rights. हमारा कोई मालिकाना हक होगा ही नहीं उस पे. It is their property. वो कितने में उसे फ्री देना चाहें ठीक है, वो एक CD 1000 रुपए में देना चाहें उनकी मर्जी, but it should be there. And then we decided कि अच्छा ये this is a good way of distributing material through the net. तो we should also have books on music because books जो अलग अलग भाषाओं में होती हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध नहीं होंगी. We tried to make it a hub for music of all kinds, and we did not keep out popular music or fusion music. We felt it should be a hub. अब ये सपने होते हैं, सपने सब सच्चे हो जाएं ऐसा नहीं होता है. तो हमने कोशिश तो की, ये बहुत साल हो गए हैं हमने अंडरस्कोर को चलाया है, बट इट इज़ अ बिजनेस वाइज इट इज़ अ ट्रेजेडी, इट्स अ टोटल फेलियर, एंड वी स्ट्रगल समटाइम्स. अनीश समटाइम्स मी, हमको लगता है बंद कर दें अब जब नहीं चल रहा है तो. पर वो क्या होता है कि जिसने सोचा होता है कि बंद कर लें उसको दूसरा मना लेता है कि नहीं अच्छा चलो थोड़े अगले साल करते हैं चलो. तो अभी भी है वो कंपनी एग्जिस्टेंस में, डूइंग वेरी बैडली, बट आई डोंट थिंक वी हैव एनी रिग्रेट्स. प्रॉब्ली आपने इतनी कोशिश की है कि म्यूजिक को म्यूजिक सिर्फ एज ए म्यूजिशियन नहीं कि हम गा रहे हैं और घर चला रहे हैं, बल्कि आपने कोशिश की है कि जो नैरेटिव है वो भी थोड़ा बदले, हालात बदले, सिचुएशन बदले. ये वजह थी किताब लिखने की, बिकॉज उसमें बहुत भर भर के सटायर है. नहीं गजल नहीं वो किताब तो बस मतलब मैं एक कॉलम लिखती थी. पहले हिंदी में लिखती थी एक पब्लिकेशन के लिए, बाद में अंग्रेजी में कई साल मैंने म्यूजिक मैटर्स नाम का एक कॉलम लिखा, और उसमें जो जो मुझे एक्सपीरियंसेस होती थी या जो जो चीज़ें मैं सुनती थी, ऐसे ऐसे कलाकार जो मैंने पहली बार सुने, मैं परिचित नहीं थी, हालांकि वो बहुत अच्छे कलाकार. तो उन मुझे लगता था कि लेट मी ट्राई एंड राइट अबाउट देम, एंड बहुत साल मैंने लिखा. और आपको बताऊं कि वो मेरे लिए इजी नहीं था, क्योंकि लिखने का भी तो रियाज चाहिए ना. तो उससे मेरा रियाज लिखने का हुआ कि पीरियोडिकली मुझे हर 15 दिन में या महीने में ये देना है एक कॉलम. तो उससे मैंने बहुत सीखा. लेकिन फिक्शन मैंने नहीं लिखा था. और एक प्रोडक्शन हमने थिएटर डायरेक्टर हैं सुनील शानबाग, उनके साथ किया, स्टोरीज इन अ सॉन्ग. तो व्हाट वी ट्राई टू डू विद दैट वाज कि जो अनीश ने जैसे हाईली रिसर्च्ड मटेरियल, जो शायद हमारे स्टूडेंट्स हम उनको बहुत प्रॉम्प्ट करते हैं कि भाई पढ़ो संगीत के बारे में, नहीं, हर आदमी को पढ़ने का शौक नहीं होता है, और स्पेशली एकेडमिक वर्क. लेकिन मटेरियल इतना इंटरेस्टिंग था कि जब हम उसके बारे में पढ़ते थे तो लगता था जैसे in your mind you could see a video of what was happening, let's say in the 19th century or early 20th century. तो हमने सुनील जी से कहा कि can you turn this into a theater piece and with music. So he said we can try it. And he said it's not going to work for theater audiences, but it'll work for music audiences. So he brought together a group of fabulous actors who workshopped with Anish and me and learnt many compositions. और क्या उन्होंने वो stories in a song किया. हमने उसे present किया था I think sometime in let's say 2010-11 maybe 9. Over the years it did over 100 shows and everywhere. And I was enthused by the fact कि ये एक दूसरे फॉर्मेट में, जिसमें आपको किताब में नहीं, रिसर्च बुक पेपर्स में नहीं ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कजरी के ऊपर, फ्यूजन म्यूजिक के ऊपर, सॉन्ग्स ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट उसके बारे में. तो ये सब
सामग्री थी बहुत मज़ेदार और वो आ गई उस प्रोडक्शन में। उसके बाद ये हुआ कि स्टोरीज़ इन अ सॉन्ग 2 किया जाए क्या? तो इस बार हम और एम्बिशियस हो गए। तो मैंने सोचा इस बार क्या हम म्यूज़िशियंस को भी एम्बेड कर सकते हैं एक्टर्स के साथ, ताकि जो गाना हो वो या जो म्यूज़िक हो वो और भी नुआंस्ड हो। एंड आई रोट द फर्स्ट स्टोरी व्हिच इज़ अमन बोल इन मिस सरगम। लेकिन बोथ अनीश एंड सुनील जी फेल्ट दैट इट वाज़ नॉट गोइंग टू वर्क, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है। बाद में जब ऐसे कुछ अनीश की किताब की बात चल रही थी विद विद समबडी हु रिप्रेजेंट्स ऑथर्स, कनिष्का गुप्ता, तो अनीश ने कहा कि यू कैन शो हिम योर स्टोरी। तो कनिष्का ने मुझे कहा और कहाँ है? मैंने कहा अभी तो लिखी नहीं है कहाँ? मैंने दिमाग में है। तो लिखिए। एंड ही रिप्रेजेंटेड मी एंड दैट्स हाउ मिस सरगम came about. The name of the book for the uninitiated is Searching for Looking for Miss Sargam. Looking for Miss Sargam. Stories of music and misadventure. भड़ास है ये किताब? ना not at all. भड़ास तो गाने में निकाल देती हूँ। हाँ। मुझे तो चाहिए ही नहीं और कुछ। पैसा ज़्यादा लगाएं किताब लिखने में म्यूजिक में आज के टाइम पे? पैसा दोनों में डामाडोल है मामला। हाँ, अगर आपको Do you feel that you're a secure artist now? financially. See, it depends on what you want. I don't have the latest, the most expensive BMW or Mercedes or and certainly not a Jaguar. And I live in a tiny apartment in Paharganj where I've lived from the early 90s. I don't have immense wealth, but I still feel that I'm quite happy. And I have... You mean to say that you're not materially ambitious? No. I love my sarees and my... so it's not like that. I love all my rasmalais and everything. So ऐसा नहीं है. विरक्त नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी. लेकिन I think it depends on what you want and how far you're going to deviate from what you want to do to get that. And I think these are personal choices. I don't feel that anybody who's doing anything else is incorrect or should not be. I think it's your decision. मैं खुश हूँ with what I have and what I'm able to sing. मैं ये कहूँ कि नहीं मेरे को तो वेम्बली में गाना है. अरे पर मैंने तो अभी अपने दिल्ली वाले स्टेडियम्स में भी कम ही गाया है. तो पहले वहाँ गा लें, फिर देखते हैं कहीं और जाएं तो. आप वहाँ पे गाएं और रील क्यों नहीं बनाती हैं? आप रीलें भी तो बनानी जरूरी. इंस्टाग्राम अकाउंट है आपका और आजकल के म्यूजिशियंस की तरह सब बनाएंगे तो फिर देखेगा कौन? मैं सबकी रील्स देखती हूँ. आखिरी क्या देखी थी? आखिरी क्या देखी? आप देखती हैं इंस्टाग्राम चलाती हैं अपना? अपना है बिल्कुल. नहीं है तो वो तो हम फॉलो करते हैं. नहीं मेरे पास कोई नहीं है सब चलाने के लिए. आप खुद चलाती हैं. क्या देखती हैं? सब कुछ देखती हूँ. मतलब अच्छे जो म्यूजिशियंस आजकल रोज कुछ डाल रहे होते हैं. ज्यादा नहीं हो जाता? म्यूजिक तो बंद कर दीजिए फोन. उसमें क्या है? नहीं आप अपने आसपास म्यूजिक ही म्यूजिक देखती हैं? म्यूजिक से अलग हट करके भी कुछ चीजें देखती हैं इंस्टा में? बिल्कुल देखती हूँ. क्या देख रही हैं? अरे कहाँ कौन सबसे अच्छी चॉकलेट चिप कुकीज बना रहा है दिल्ली में? कौन कहाँ पे किस गार्डन में कौन सा प्रोग्राम हो रहा है? कौन सा किसकी किताब निकली है? मुझे पेट्स का बहुत शौक है तो डाल्मेशियंस वाले जो अकाउंट्स हैं, बॉक्सर्स वाले अकाउंट्स हैं, वो रेगुलरली मेरे पास उनके वो आते रहते हैं, रील्स आती रहती हैं. ये सब कुछ देखती हूँ मैं. आजकल एक नया अभी क्या काफी थोड़ा समय हो गया इस बात को कि बहुत सारे सिंगर्स, यूकेलेले वाले सिंगर्स इंस्टाग्राम से पैदा हुए हैं. नथिंग अगेंस्ट देम. कुछ म्यूजिशियंस तालीम लिए होते हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं. किशोर कुमार इज अ ग्रेट एग्जांपल. What do you think about this generation of singers who are coming out from Instagram and suddenly becoming very popular? I feel that if they're sounding good to my ears,
And if I like listening to them, I mean, I would be very happy for them to do extremely well, to be influencers or whatever they want to be. I don't feel the need to start criticizing them. और वो भी तो सोच सकते हैं कि भैया क्यों बैठी हुई हैं, एक तानपुरा लेके बैठी हुई हैं, उसको बार बार ट्यून कर रही हैं, तो मैं उनके यूकेलेले से क्यों नाराज हूँ. आई थिंक पर मज़े की बात आपको बताऊं कि हालांकि मैंने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा नहीं. बचपन में थोड़ा सा मुझे पियानो लेसन्स मिले थे स्कूल में, और एक हारमोनियम था मेरे पास जो मैं लेफ्ट हैंड से बजाती थी, लेकिन सीखा नहीं मैंने. लेकिन in the last 2 years, somebody on the net has done me a huge, I don't know what to call it, but suddenly in all my programs, I am announced as she is a multi instrumentalist. जबकि मुझे एक भी वाद्य बजाना नहीं आता, और वो चलता जा रहा है. मतलब मुझे हाथ जोड़ जोड़ के कहना, भैया मुझे नहीं आता कुछ बजाना. क्या ये नागिन डांस वाला बदला ले रहा है? एकदम नागिन डांस वाले ने कुछ किया है. और कमाल की बात यह है कि वो ऑब्वियसली इतनी वेल प्लेस्ड है वो सर्च में कि जिसको देखिए, मतलब जिसको हम अपना एक्चुअल ऑफिशियल बायोडाटा भेज रहे हैं, वो भी ये चीज कह रहा है, क्योंकि उन्होंने बायोडाटा नहीं पढ़ा, उन्होंने वहां से लिया. तो अब जाने के पहले, स्टेज पे जाने के पहले, आई हैव टू से एक्सक्यूज मी, आर यू अनाउंसिंग, प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट यू आर सेइंग, आई एम नॉट अ मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. तो ये एक बट कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड, I think, there's no point being judgmental about somebody singing with a ukulele or with a guitar. I mean, it is a skill. I don't have that skill. Why should I grudge that for anybody? I'll tell you why I asked this question. क्योंकि थोड़ा बहुत थिएटर की दुनिया को पास से देखा, तो ऐसे जो थिएटर करते हैं ना, उनका वो बहुत प्योरेस्ट किस्म की मानसिकता होती है कि साहब फिल्में करप्ट है. एनएसडी में तो कहा ही जाता है कि इंटरव्यू में आप बोल देना कि आपने थिएटर किया, पिक्चर में नहीं जाना है आपको. तो द प्योरेस्ट फ्रॉम द थिएटर वर्ल्ड लुक डाउन अपॉन पीपल जो पिक्चरों में और टीवी में एक्ट करना चाहते हैं, डिजिटल में आना चाहते हैं. ऐसे ही जो तालीम लिए हुए सिंगर्स होते हैं, कई बार ऐसा सुना है मैंने कि जो तालीम लिए नहीं होते हैं या नए किस्म की चीज ला रहे होते हैं, वो उनको थोड़ा सा हल्का परखते हैं. नहीं, मुझे नहीं लगता. देखिए, प्रेफरेंसेस मेरी बहुत स्ट्रांग हैं. ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज को अच्छा कह दूंगी, पर मेरा नेचर जो है, अगर आप खुश हैं वो करने में, तो मैं कौन होती हूँ? आप अपनी जिंदगी चला रहे हैं ना. और ये किस पे देख रहे हैं आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं ना, मत देखिए. या आप रेडियो पे किसी को सुन रहे हैं जिसका गाना आपको अच्छा नहीं, बदल दीजिए चैनल. क्या प्रॉब्लम है? तो आई थिंक देयर इज नो, देखिए, creative effort of any kind, whether it's what you prefer or not, should have free play. It should be encouraged. इसी में से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और हमने भी ऐसे कोशिश की होगी, हाथ पैर मारे होंगे कि हम ऐसा कुछ कंपोज करें, ऐसा कुछ गाएं. जब तक ये फ्रीडम नहीं होगा, जब तक यही लोग आपको बताते रहेंगे कि भाई आपने ये चीज सही नहीं गाई या ये नहीं अच्छी है, I think these are all ways of finding your own voice, and they should not be stopped. If you don't like it, just don't listen. फकीरी है आपकी बात, एक अलग फकीरी है आपकी वो बात. सार्थक की लाइन है. ये किसी और की भी लाइन थी. वो एक और फकीर है, उनके बारे में बात करना चाह रहा था मैं, प्रसून जोशी. आर्टिस्ट अपनी आइडियोलॉजी पब्लिक स्पेस में रखते हैं, और अगर रखते हैं और उनकी आइडियोलॉजी किसी दूसरे मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ अगर उनसे अलग है, तो क्या फिर भी उनकी बनती है? बन भी सकती है. कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आप सालों साल नहीं मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो एक आत्मीयता, एक अपनापन वैसा ही होता है. कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जिनकी देखिए, ऐसा तो जरूरी नहीं है. अगर मैं चाहती हूँ कि मैं डेमोक्रेसी में रहूं, तो मैं कौन होती हूँ किसी को बताने वाली कि आपकी आइडियोलॉजी मेरे से मैच करनी चाहिए. लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं बेसिक, मतलब जैसे मैं आज उठ के नहीं करूंगी, आई नो आप इंटिमिडेटेड हैं, मतलब मैं उठ के आज आपको यहाँ कुटाई करना शुरू कर दूं, और ऐसी जबरदस्त कुटाई करूं कि मतलब वास्तव में आपको बहुत
बुरी तरह आप इंजर्ड हो, Hmm. तो ये क्या ठीक होगा? Anybody will say no Hmm. about me that I was wrong. Hmm. So I think in some ways, there are some things Hmm. which you cannot justify. Hmm. But if anybody wants to have a different ideology, I would be the last person to Hmm. say that no, your ideology must match mine. So no problem. आप अपनी ideology, हम अपनी ideology. Never the twain shall meet. समझ गए. बट मैम पॉलिटिक्स और आर्ट एक साथ जो है कैन दे म्यूचुअली बी डिवोर्स्ड फ्रॉम ईच अदर कंसीडरिंग दैट यू आर अ पर्सन. To my mind, not. They can't be. I really think that it can't be divorced because, really speaking, that's part of your life. And the politics need not be formal politics of X party or Y party. It's the politics is also in the way you live your life, in the way you treat other people in your professional life. If I'm talking of high moral values and democracy and equality and brotherhood, and I'm misbehaving with all the musicians who are working with me, or even uh, all of you here today who are working, should I not be taking note of the fact that these are all experts in their field? They're doing something. Should I not at least thank them when I leave? So I think the politics is there constantly, even in these courtesies, even in these very normal things. And of course, art has always been across the world, it has had a political voice. बच्चे मारे जा रहे हैं अलग अलग जगह पे. What will there not be some expression from us to say that this should not be happening? Courtesy usually doesn't extend itself in politics. The open letter, for example, received some very ठीक from है, artists themselves. ठीक है. That's what they felt that was their politics. They will follow their heart, I hope, and I will follow mine. एक बात जाननी थी मुझे कि आर्टिस्ट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना और उसको ओपनली उसके बारे में बात करना, क्या ये मजबूरी बन जाती है या जिम्मेदारी की तरह लेना चाहिए? अलग अलग, I cannot speak for everybody. लेकिन as public figures, there are some causes that we identify with. मुझे ऐसा लगता है, and again, this is not what I prescribe for anyone except myself. ऐसे भी बहुत लोग होते हैं ना जो किसी कॉज से अलाइन होते हैं, क्योंकि अभी आज की पॉलिटिक्स में वो मुद्दा बड़ा है, तो आप उसके एम्बेसडर बन जाएंगे. अगर आपने जिंदगी में कभी औरतों की इज्जत नहीं की और आज आप विमेन्स राइट्स के एम्बेसडर बन जाएंगे, तो ठीक है भाई, वो भी एक खेल है, वो भी एक बिजनेस है जो चलता है. ठीक है, एक बहुत जाना पहचाना चेहरा, आप अपने कैंपेन के लिए आप उसे हायर कर सकते हैं या प्रो बोनो बुला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप किसको बुलाएं. लेकिन अगर उस व्यक्ति में उस कॉज के लिए कोई सिंपैथी ही नहीं है, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो एक कन्विंसिंग एक कैंपेन हो पाएगा. बट people who run campaigns, who manage campaigns are very clever people. कभी कभी ऐसे लोगों के साथ भी वो बहुत सक्सेसफुल कैंपेन रन कर सकते हैं. I feel that as an artist, there are certain causes that I believe in. अगर मैं उनमें मेरा विश्वास है, तो वो मेरे काम में भी रिफ्लेक्ट होगा, और मैं उसके बारे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह मेरे म्यूज़िक में ये नहीं, ये भी बता दूं आपको कि आज अगर मुझे बेहद दुख हो रहा है, एक बहुत बड़ी घटना घटी है बंगाल में, पर वैसी घटनाएं और भी जगह घटी हैं. मैं आपको ही नहीं बता पाऊंगी कि आज जब शाम को मैं जाऊंगी घर और मैं पूरिया धनाश्री गाना चाहूंगी, तो मेरे उस पूरिया धनाश्री के आलाप में उस इंसिडेंट के लिए जो दुख है, जो दर्द है, जो डिस्ट्रेस है, वो ये आलाप सा से प के बीच में है.
ऐसा नहीं मैं बता पाऊँगी। लेकिन कहीं न कहीं वो आपके काम में रिफ्लेक्ट होता है। And I feel that for me it's important to believe in certain things and then sing about them. अ, अगर मुझे उस चीज़ में विश्वास नहीं होगा तो मेरे गाने में वो जब मैं वो चीज़ें गाऊँगी तो वो तासीर ही नहीं होगी। और तासीर तो बहुत बड़ा शब्द है, असर जो होता है वो मैं लाख चाहूँ कि मैं ये सोच लूँ कि मैंने 40 साल सीखा, अब भी सीख रही हूँ, रियाज़ करती हूँ रोज़। तो मैं ये चीज़ गाऊँगी तो मैं सारी दुनिया को एक समझा दूँगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार आप बहुत कुछ गाते हैं और किसी के ऊपर मतलब जू नहीं रेंगती है किसी के कान पे। लेकिन कभी-कभी आपको इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आता है कि आपने शुभा जी वो ये चीज़ गाई थी, डिड इट मीन दिस? एंड डू यू सिंग मोर मटीरियल लाइक दिस? हाउ कैन आई लर्न मोर अबाउट दिस? आई थिंक देयर यू गेट योर पैट ऑन द बैक। मेरा अपना मानना है कि इस तरह से मैं इन्वॉल्व हो सकती हूँ। बाकी तो जो जैसा चाहे वो कर सकता है। आपने बहुत कुछ किया है जैसे जैकफ्रूट। हाँ, जैकफ्रूट तो मेरा एक बहुत स्पेशल आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये बल्कि मैं चाहूँगी कि आप लोग आएँ देखने के लिए। आप बता रही कि जैकफ्रूट 2 हाँ, तैयारी चल रही है। हाँ। To the people who don't know what it is, थोड़ा सा बताएं ना. Jackfruit is a festival which takes place in Bangalore. It is organized by a trust called Bhumija, which does many presentations, but one of their festivals is Jackfruit. And I think it's the 7th year of the Jackfruit Festival, but the 2nd year in which I am a curator. It is a festival for children, usually under the ages of 16 years or so. And it features child artists brought together by different curators. We also have a section which is for learning. So education being an important component, there are workshops for children. And we invite different experts to come and interact with the children because we feel that it's also very important कि आपके घर में वो माहौल हो. So sometimes some of the workshops are not only for children but open for anyone who wishes to come. Our partner in this is a very important organization called the Indian Music Experience, which is India's, I think, possibly one of the few music museums in Bangalore. तो बैंगलोर में हर साल होता है, सितंबर में ज़्यादातर होता है. इस साल उसकी डेट्स हैं फ्रॉम द 20th to the 22nd, लेकिन वर्कशॉप्स पहले शुरू हो जाएंगी. एंड we will present a program called Singing into the Future 2.0. पिछले साल भी हमने प्रेजेंट किया था. उसमें हम वोकलिस्ट को लाए थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो इस बार देयर आर हिंदुस्तानी क्लासिकल students of music who are coming from Kolkata, from Pune, from Mumbai, from Chennai, and they're all under the age of 16. और वो अपना अपना हुनर दिखाएंगे. सितंबर में कर रही है ज़रूर. जी, ये टिकटेड इवेंट है, टिकटेड. तो टिकट लेकर के जाना बनता है. कैसा लगता है कि जब आप इतने बड़े सिंगर हैं और इतने जाने माने आर्टिस्ट हैं और ऑब्वियसली जिस सर्कल में आप उठ बैठ रहे हैं अच्छा सर्कल है. पीयूष सिंह, हाँ जी, सार्थक वगैरह. सार्थक कौशिक. हाँ. बस मैं खुद ही एक सर्कल हो रहा हूँ आजकल, वो क्या ही बताऊँ, वो तो अरे बगल में बैठा हुआ है आपके बिगर सर्कल. तो ऐसे में जब लोग आके कहते हैं यार वो पासेस भिजवा देना, कैसा लगता है? ठीक है, कोई अगर पास मंगवाता है और अगर आप The people who can buy and come to the music fest or concert, जो नहीं खरीद सकते हैं पर म्यूजिक को पसंद करते हैं उनका तो समझ में आता है. जो खरीद सकते हैं वो जब पास मांगते हैं तो क्या लगता है? नहीं, टिकट होना चाहिए और लोगों को खरीदना चाहिए. और पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा कलाकार हमें बुलाता है और इससे पहले कि हम टिकट खरीदें वो हमको पास भेज देते हैं. तो यही कर्टसी हम भी एक्सटेंड करते हैं. बट येस, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू बाय टिकट्स टू सपोर्ट इवेंट्स एंड आर्टिस्ट. ज़रूर होना चाहिए. और स्ट्रीमिंग
प्लेटफॉर्म्स पे भी सब्सक्रिप्शन लेके सबको सुनना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। मैंने ले रखी है, तो मैं और सार्थक लेके बैठे हैं उस कमरे में जो मैं भी। भी, मेरे भी है। अपनी प्ले आपकी प्लेलिस्ट में आपके गाने हैं? नहीं, वो तो कभी भी सुन सकते हैं, अपने लैपटॉप पे भरे हुए हैं, हार्ड ड्राइव्स भरी हुई हैं। क्या ज़रूरत है उनको सुनने की, और कुछ ढूँढा जाए? खाली टाइम में क्या पोकर खेलती घर पे? नहीं सीखा। है एक टीचर जिसको मतलब सिखा देगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सस्ते में ही सिखा What was देगा। what was the how did the shift happen for him? That you'll have to ask him. I have no idea except that he was suddenly found playing poker. So, to the people who don't know, Dhawal, Mam's son, he was a kick-ass singer, musician, and suddenly he switched, and now he's a national level poker player, if I'm not wrong. Professional poker player. I think that statement in itself tells you a lot about the life of musicians in India. Of course, the gamble is on both sides. आपके जो वो है ना सटायर, बहुत उत्तर प्रदेश है, अच्छा, बहुत ज्यादा। लेकिन मेरा 50% तो उत्तराखंड का है। हाँ, माँ मेरी उत्तराखंड की थी। कभी तो ये भी यूपी में ही था। हाँ, ये भी बात सही है। ये मैं अच्छा खेला, थैंक यू। वेरी नाइस, वेल डन। मैं सोच रहा था कि मैं आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बेशर्म तो बनना चाहिए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एक रिंगटोन थी, सीइंग, यस सीइंग सीइंग। अरे क्या बात है, मेरी दूर की नजर अच्छी हो गई। अब नहीं दिख रहे मुझे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी रिंगटोन कॉलर ट्यून होती थी, रेनकोट का एक गाना था, मथुरा नगरपति या मथुरा नगरपति, पिया पिया कैसा। तोरा कैसा अभिमान। ये दो गाने अगर आप बिना गाए चली गई, तो आपने एक बताया था ना कि वो एड़ियां रगड़ने को आपने अंग्रेजी में बहुत बोलते थे, ड्रमिंग योर हील्स। हील्स। इंग्लिश लिटरेचर घर में था, तो हम तो एड़ियां रगड़ना कहते थे, तो हम वो कर सकते हैं यहाँ पे। कर सकते हमें हैं। पपी नहीं चाहिए हमें, आइए। लेकिन ये दो गाने चाहिए। आइए चलिए, पहले ड्रम करिए उसके बाद। हाँ, एक बार दो बार ट्राई करेंगे, तीसरी बार में करेंगे। मथुरा नगरपति एंड दे आर सच, मतलब हर किसी का बॉडी ऑफ वर्क बहुत अलग होता है, पर कुछ कुछ एक होता है बहुत करीब आ जाता है। These two songs have always stayed with me since the time I've heard them. I really also really enjoyed working on these two songs because um, Rituparna Ghosh was present at the recording, and the music director he was working with is this wonderful gentleman in Calcutta, Debujyoti Mishra. And Debuda is a really sweet, wonderful person. तो बहुत ही इमोशनल और बहुत मज़ेदार व्यक्ति हैं। आप ज़रूर मिलिए उनसे, उनसे बात कीजिए आप कभी। तो इट वाज़ रियली क्वाइट अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं रोज़ डब नहीं करती हूँ, तो जब मैं स्टूडियो में जाती हूँ तो इट्स लाइक अ लर्निंग अफ्रेश, यू नो। लेकिन नॉट ओनली देबूदा, ऋतुदा एंड ऑल्सो विश्वदीप, जो ऑडियो इंजीनियर बहुत जाने माने, उन्होंने मतलब मेरे लिए इतना कंफर्टेबल माहौल बना दिया, और जो उन्होंने बना के निकाला ना, आई डोंट, आई मीन आई कैन नॉट थैंक देम इनफ रियली। तो पिया थोड़ा अभिमान बम्बई में रिकॉर्ड हुआ था, दोनों ही एक्चुअली बम्बई में रिकॉर्ड हुए थे, एंड इट्स पिया तोरा कैसा अभिमान, सघन सावन लाए अगम बहार, मथुरा से डोली लाए चारों कहार। नहीं आए, नहीं आए, केसरिया बलमा हमार। ये थोड़ा कैसा और मौत हो सकती है खुशी में। गुलजार साहब ने जो उसमें उनकी जब आवाज आती है हाँ। तो बेमिसाल, बिल्कुल। और हाँ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, Beautiful एब्सोल्युटली, voice. या। And मैम मथुरा नगरपति, सुबह सुबह का ख्याल आज, वापस गोकुल चले मथुरा राज,
मथुरा नगर पति काहे तुम गोकुल जाओ, मनोहर वेश छोड़ नंद राज, सर से उतार के सुंदर ताज। है ना, मजा आया ना, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच मैम। एक ठुमरी मैम, मैम अब जब रेवड़ी बटी रही है तो थोड़ी सी ठुमरी एक हो जाए। क्या सुनाऊं आपको जो आप लोग ने शायद, आप ये समझिए हमने कुछ नहीं सुना। आपने एक, मुझे ना दुष्यंत जी की गजलें बहुत अच्छी लगती हैं। उसमें आज के माहौल में जो हमारे बड़े-बड़े शहरों में हो रहा है ना, उसका भी एक रेफरेंस आता है कि मतलब राजधानी में हैं, पानी नहीं मिल रहा है, बत्ती गुल हो जा रही है ये तो मैंने अभी लिफ्ट में सुना था। है ना? तो उन्होंने उनका लिखा हुआ ये उनकी लिखी हुई ये गज़ल मुझे बेहद पसंद है। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय था तेरा निज़ाम है सिल दे ज़बान शायर की, तेरा निज़ाम है सिल दे ज़बान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। क्या खूबसूरत, जैसा लिखा और वैसा ही। उफ। नहीं, मुझे बहुत ये गाने की इच्छा थी, तो मुझे लगा कि मैं कैसे गाऊँ? जब उनसे परमिशन नहीं मिली और दुष्यंत जी को तो है नहीं अब, तो एक मित्र से पता चला कि उनके बेटे आलोक त्यागी जी उनसे संपर्क हो सकता है, और मैंने उनको एक ईमेल भेजी और एक मैसेज भेजा कि मुझे बहुत इच्छा है ये गाने की, कोई कंपनी नहीं है, मैं स्वयं स्टूडियो में जाके और ये गाना चाहती हूँ। और मुझे जवाब मिला कि दुष्यंत जी की पत्नी मतलब आलोक जी की माताजी, और उन्होंने कहा कि आप गाइए, हमारी तरफ से आपको पूरी परमिशन है। तो हम लोग गए स्टूडियो में, रिकॉर्ड किया, एंड इट्स नाउ अवेलेबल इन ऑन माय साउंड क्लाउड अकाउंट, एनीबॉडी कैन लिसन टू इट। To the people who don't know your account name, what is it? एस मुदगल। एस मुदगर साउंड क्लाउड अकाउंट है। बिंदास जाके आज क्या, आज ताज़ा ताज़ा समोसे, ताज़ा ताज़ा खाने, ताज़ा ताज़ा चटनी के साथ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और वक्त से पहले आई थी ये, हमने 2 बजे बोला था, मैम पहले ही आ गई। और ये बड़ा मजा आया, बट हाँ आपने इंतजार बहुत करवाया। ये पिछली बार मीठा से तो था ना फल। हाँ हाँ, फल बस वो बहुत ठीक है। मीठा था। डायबिटिक होते तो इतना सा रह बस गए बस बस बचा इतना सा बचा रह प्री गया। डायबिटिक। सो दिस इज द इंडियन फोक प्रोजेक्ट। मेरा नाम पीयूष है एंड हमने शुभा जी से बात की, बड़ा मजा आया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज ड्रॉप कर दीजिए, हम फिर इनसे फोन करके बात कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में उनके जवाब भी दे देंगे। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।